जय हिंद दोस्तों, की खबर। मेंस का जो आज पेपर हमने देखा एपीएससी सीसी मेंस का, तो एसए का पेपर और जीएस पेपर वन दोनों देखकर ये लगा कि तुम लोग आज खुश तो बहुत हो गए जिन लोगों ने मेंस दिया है। वो तुम्हारे मैसेजेस से, कॉल से मालूम पड़ रहा है कि जो क्वेश्चंस हमने तुम्हें फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाए थे, करवाए थे, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस दिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से हैं। सौरभ सर आ जाइए आप भी। सौरभ सर ने क्लासेस में करवाए थे, जैसे अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आज पेपर में आए हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बेस्ट गाइडेंस के अंदर पढ़ो, चाहे वो यूट्यूब प्रोग्राम का पार्ट हो, आसाम प्रहरी हो, मेंस मैराथन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन में जो हम पढ़ा रहे हैं वहां से है, क्रैश कोर्सेस में करवाया है। आज प्रशांत सर ने एसे का एनालिसिस तुम्हारा करवा लिया, अभी हम लोग जीएस पेपर वन करेंगे। एसे में भी मैंने कई बार तुम्हें क्लासेस में बोला है कि देखो, इंडिया में फैमिली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आज देखिए फैमिली पे एसे लिखने भी आया है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, भरोसा रखिए, अच्छा रिजल्ट होगा। सौरभ सर भी कुछ कहना चाहते हैं? फार्स्टते गुड इवनिंग सकलोके। আজি যোনখন পেপাৰ আজি এপিএছচি জিএছ ওৱানৰ কাৰণে দিছে, উই কুড সি যে যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে ইয়াতে আমি দেখাম স্লাইড বাই স্লাইড, ইচ কুৱেশ্যন বাই কুৱেশ্যন উই উইল ডিছকাছ। আমি চাম কেনেকে আমি যোনবোৰ বস্তু কৰাইছিলো, एवरीथिंग पॉवर्टी हैज अ विमेन्स फेस। यू वो पेपर उठा के देख लीजिए, पेपरখন उठाई साउथ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। सो एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आ रहा है আহিছে যদি অসমত আমাৰ জিএছ ওৱানত, দেন ইট ইজ এভিডেন্ট আমাৰ যোন ষ্টুডেণ্টে পঢ়িছে দে উইল ডু গুড। আৰু আমাৰ মেইনছ বেটছৰ লগতো যোনবোৰ ষ্টুডেণ্ট অলৰেডি জড়িত হৈ আছিলে তেখেতসকলে ভালকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব, যিখিনি এণ্ড শ্লাইড বাই শ্লাইড আমি গোটেইখিনি চাম। সো আই হেণ্ড ইট ওভাৰ টু राज सर एंड ही विल टेक इट ओवर फ्रॉम नाउ। ओके, थैंक यू सर। तो गाइज, अब पर्पस तो क्लियर है आज के सेशन का कि हम लोग मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है जीएस पेपर वन, उसका एनालिसिस करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो जिन्होंने आज मेंस दिया है। तुमने तो अपना बेस्ट दिया, अब रिलैक्स रहो, कल के पेपर के लिए तैयारी करो। और वैसे एस्पिरेंट है ना जो इस बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए थे या जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो को केयरफुली देखो कि किस तरह से आपको मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना है। हम यहाँ पे हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए हमारे लिखने का, ताकि नेक्स्ट ईयर जब तुम प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखने जाओ तो आपके सिलेक्शन में कोई भी चांस बचा नहीं, हर एक चेक बॉक्स टिक रहे और सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, अभी सौरभ सर ने भी बोला कि डायरेक्टली भी क्वेश्चंस थे। ये तो देखो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, पॉवर्टी हैज अ वुमेन्स फेस, और आज अभी हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे एक क्वेश्चन आया है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी से रिलेटेड। यहाँ मैंने मेंस मैराथन जो यूट्यूब पे प्रोग्राम मैंने स्टार्ट करा है, मेंस मैराथन में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे थे। आज क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो काफी हो रहा है, बट उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ब्रेक लगाकर हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न पे बड़ा ध्यान देना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है गाइस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ट से, फाउंडेशन के क्लासेस से, ये देखिए यहाँ पर सर क्लास ले रहे हैं, सर ने क्लास में ये क्वेश्चन सर डिस्कस करेंगे। सौरभ सर, हाईलाइट द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। आज क्वेश्चन नंबर 1 ही था शायद, 1 या सेकंड, राइट, पेपर में। तो आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग है ना, हर चीज के लिए हम लोग हैं, बस पढ़ाई अच्छे से करो, फिर बाकी हम लोग हैं तुम्हें गाइड करने के लिए, उसके लिए नहीं घबराना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। अभी पहले मैं एनालिसिस कर लेता हूं कुछ पार्ट, उसके बाद आगे सौरभ सर कंटिन्यू करेंगे, इसलिए पूरा आपको देखना है। दिस इज द क्वेश्चन पेपर, ये मैं अपलोड भी करवा दूंगा अभी कमेंट सेक्शन में, स्पेशली वैसे कैंडिडेट के लिए जो अगली बार मेंस देंगे। और तुम सबको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं अगली बार मेंस दूंगा, मैं अगली बार मेंस दूंगी। वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे हैं गाइस, ऐसे में पूछा है जीएस पेपर 1 में, देखना बाकी भी पेपर्स में होगा। क्यों लड़कियां पीछे रहेंगी, क्यों पीछे रहेंगे लड़के? इसलिए आपको करनी है तैयारी और निकालना है, अपना सपना सच करना है, अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियंस का, अपने गुरुओं का, सबका। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड गिव डिटेल्स ऑफ द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये अभी सौरभ सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था क्लास का, सौरभ सर आपको बताएंगे इसका एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, डिफाइन बायोस्फीयर एंड डिस्कस द एक्सटेंट
एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोस्फीयर इन द अर्थ एनवायरमेंट। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इस बार एपीएससी ने आपके लिए क्वेश्चन बनाकर आपको हिंट दिया कि बेटा मैं बोल रहा हूं कि तुम थोड़ा पढ़ के आओ, फाउंडेशन की क्लासेस अच्छे से करो, कैसे लिंक सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हम सिखाते हैं कि आप पहले बायोस्फीयर को डिफाइन कीजिए। 150 वर्ड्स का आंसर है ना, 150 वर्ड्स मतलब 2 पेजेस लिखने हैं। 2 पेजेस लिखने पहले हम 2-3 लाइंस का इंट्रोडक्शन डालेंगे बायोस्फीयर पे, फिर हम उसका एक्सटेंट, उसके इंपॉर्टेंस को बताएंगे, यूज करेंगे यहाँ पर फिगर को, यूज करेंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट को, माइंड मैप्स बनाने को, कि किस तरह से बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट है अर्थ के एनवायरनमेंट में। 2 पेजेस में, इवन अगर इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में भी दिया जाता ना, हम आराम से लिखते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का एक बेसिक टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हो तो बायोस्फीयर पहले पढ़ के ही तो जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे, राइट। हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि इंटरकनेक्शन सीखो 2 पेपर का। आज देखो ये जीएस पेपर 1 में पूछा है, इसको हम लोग क्लासेस में जीएस पेपर 3 के अंदर करते हैं, क्यों नहीं इंटरकनेक्ट करके वो पूछेगा। जो मैं तुमको इंडियन सोसाइटी के क्लासेस में विमेन और फैमिली के ऊपर बताता हूँ, वो देखो ऐसे लिखने के काम आ गया आज, इसलिए इंटरकनेक्शन सीखो। आज एग्जाम गारंटीड क्लियर होगा, बस गाइडेंस सही रखना। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा बायोस्फीयर का डेफिनेशन एंड देन उसके इंपॉर्टेंट, उसका एक्सटेंट हमको फिगर फ्लो चार्ट का यूज करके भी या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव एन आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इट्स रैपिड डिग्रेडेशन। 150 वर्ड्स में फिर से ये आंसर करना है। इसका अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, किसके बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, है ना। स्टूडेंट्स जो अगले बार तुम लोग एग्जाम दोगे एपीएससी या यूपीएससी, ध्यान से देखो, पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। फिर क्या पूछ रहा है भैया कि आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम नेक्स्ट कहां बढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, कि इंडिया के किस किस पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, किस जिस भी रीजन में मिलेंगे हम बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी यूज करेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वी विल यूज मैप, राइट। फिर हमें ये बताना है कि क्या मेन कॉजेस है जिसके वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। अरे कई बार हमने डिस्कस कर रहा है क्लासेस में, डिग्रेडेशन हो रहा है। एक तो मेन कॉजेज क्या है कि ये जो हम इल प्लान्ड डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं ना। एक और क्वेश्चन इसी पेपर का है कि डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़िया हो रहा है, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कट करके वहां रिजॉर्ट बना दे रहे हैं, होता क्या है, लैंडस्लाइड होता है, पूरा रिजॉर्ट, इंसान, सब कुछ बह जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी डिग्रेड हो गई। ऐसे कई एग्जांपल्स है, वही एग्जांपल्स आपको कॉजेज के फॉर्म में बताने हैं। 150 वर्ड्स का आंसर है, इजीली फुलफिल हो जाएगा इतना कंटेंट लिखने पर। लास्ट में थोड़ा वे फॉरवर्ड भी अपनी तरह से ऐड कर सकते हो। जिन लोगों ने आज मेंस का आंसर लिखा वो तो सही है, जो अगले बार मेंस लिखोगे ना, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड ऐड करने का भी ऑप्शन है आपके पास। आप 2 लाइन का, 2 पॉइंट का वे फॉरवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये बेस्ट अप्रोच होगा। Next, discuss how India would achieve self-reliance as well as national development in the context of globalized world. Self-reliance, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर भारत। हमारी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये सेल्फ रिलायंस के ऊपर, आत्मनिर्भरता के ऊपर हमेशा बातें करती है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सेल्फ रिलायंस ही तो है। हिस्ट्री में भी तुमको मैंने इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है। कब बताया है, स्वदेशी मूवमेंट में। स्वदेशी मूवमेंट के बाद फिर गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जब गांधी ने बोला कि ब्रिटिश क्लोथ्स का बॉयकॉट करो और क्या यूज करो, खादी चरखा यूज करो। तो थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दोगे और फिर प्रेजेंट वर्ल्ड में, प्रेजेंट इंडिया में बताओगे कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया वाले स्कीम्स, मेक इन इंडिया वाले इनिशिएटिव को प्लान करके हम लोग सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे आगे बढ़ रहे हैं। कल भी मैंने मेंस एग्जामिनेशन से पहले बोला था, हमेशा बोलता हूं, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है ना तो वो हिंट देता है कि तुम उस हिंट को पकड़ो और उस हिंट को पकड़कर आंसर फ्रेम करो। यही काम करना है इन क्वेश्चंस में, और इंटरकनेक्टेडनेस दिखाना है। कोई बोलेगा कि सर ये तो डायरेक्टली क्या सोसाइटी का क्वेश्चन हो गया,
सिर्फ डायरेक्टली सोसाइटी क्या, इंडियन सोसाइटी है ना, तो इंडियन हिस्ट्री का एग्जांपल ऐड कर देंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि सेल्फ रिलायंस इज नॉट ए न्यू थिंग फॉर अस, वी हैव ऑब्जर्व इट ड्यूरिंग इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज वेल। हो गए, ऐसे बहुत से एग्जांपल है, 2 एग्जांपल यहां दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी हैज अ क्लोज रिलेशनशिप विद एशियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छी बात है भाई, पहले एक स्टेटमेंट दिया है, डिस्कस सम एग्जांपल्स वेयर सच अ रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड। तो मेन क्वेश्चन तो यहां आ रहा है कि ऐसे एग्जांपल दो जहां पे ये रिलेशन नहीं सच होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन का हम पहले थोड़ा एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट मेंशन कर रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी हैज अ क्लोज रिलेशनशिप विद एशियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वी विल राइट वन पैराग्राफ ऑन दिस। हम एक बार इसके ऊपर मेंशन करेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे कि हाँ फिजिकल ज्योग्राफी का क्लोज रिलेशनशिप है कि जहां पर रिवर बैंक्स होती हैं, रिवर बैंक्स के किनारे गंगा यमुना फर्टाइल रीजन में महाजनपद का ग्रोथ हुआ। फर्टाइल रीजन है, वहां पर आगे भी फर्टिलिटी सही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सही है। जहां पर नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन होता है वहां पर एशिया या पूरे वर्ल्ड में है, एशिया का ही एग्जांपल हम देंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। बट फिर क्वेश्चन की मेन डिमांड पे आ जाएंगे एक पैराग्राफ लिखने के बाद, बट ऑलवेज इट इज नॉट राइट, ऑलवेज इट इज नॉट एप्लीकेबल। यही आपको बताना है, डिस्कस विद सम एग्जांपल्स वेयर सच रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड। चलो यहाँ पे आज गुवाहाटी में बैठकर मैं ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ स्मार्ट आईएएस के कैंपस में। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन फॉर फ्लडिंग, लेकिन फिर भी ब्रह्मपुत्र की बैंक पर होने के बावजूद भी गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का हब माना जाता है, एंट्री माना जाता है, मोस्टली पॉपुलेटेड सिटी माना जाता है, मोस्टली डेवलप्ड सिटी माना जाता है। तो हो गया ना कि ज्योग्राफिकल रीजन गलत होने के बाद भी यहाँ पर गुवाहाटी में डेवलपमेंट। गुवाहाटी से बगल में शिलोंग चलते हैं, हिली टेरेन रीजन पर है, हिली टेरेन है, रफ टेरेन है, वहां पे वाटर की भी स्कार्सिटी हो जाती है। पहले कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं थी, अभी भी रेलवे की और एयर कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है तुम्हें पता ही है। अब कुछ रोड पे काम हो रहा है तो सही है, बट फिर भी दैट इज डेवलपिंग एज ए टूरिज्म सेक्टर, डेवलप कर रहा है शिलोंग। स्कॉटलैंड बुलाते हैं शिलोंग को, राइट। आप एग्जांपल दे सकते हो दुबई का, यहाँ तो दुबई का भी एग्जांपल दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के एग्जांपल के बाद। दुबई का एग्जांपल, वाटर स्कार्सिटी है लेकिन इकोनॉमिक हब बना हुआ है। हम तो सर यहाँ पे जाके आईपीएल के मैचेस भी करवाते हैं। तो ज्योग्राफिकल रीजन सही नहीं होने के बाद भी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन गलत होने के बाद भी देखिए यहाँ पर एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। हम नागालैंड में दिमापुर कोहिमा का एग्जांपल दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से एग्जांपल और निकाल सकते हैं। दिमापुर कोहिमा, दिमापुर कोहिमा ना वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, ना नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन है, बट फिर भी इन सब के नहीं होने के बावजूद भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। वही तो ये पूछ रहा था, डिस्कस सम एग्जांपल्स वेयर सच अ रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड। जहां पर फिजिकल ज्योग्राफी सही नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। दैट वुड बी द अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। Critically evaluate the depiction of partition horror of India in 1947 in any contemporary Indian novel। अब यहां पर क्या है, अगर आपके पास कंटेम्पररी इंडियन नॉवेल के एग्जांपल्स नहीं है, बट एटलीस्ट क्या करो, एटलीस्ट कीवर्ड तो समझो। अभी तो सन्नी पाजी ने एक मूवी बनाई थी ना, कौन सी मूवी बनाई थी, क्या मूवी आई थी सर अभी, गदर, एक प्रेम कथा सन्नी पाजी की, ये भी तो पार्टीशन के हॉरर में बेस्ड है। कई मूवीज हमने देखी है, कई सारे हमने नॉवेल्स पढ़े हैं जो कि जो पार्टीशन हुआ था 1947 में इंडिया का, और जब रिलीजियस राइट्स हुए थे कई थाउजेंड्स लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, तो ये उस पर बेस्ड है। आप यहां से एग्जांपल्स ले सकते हैं, नॉवेल्स के भी एग्जांपल। नहीं अभी तुम लोगों का क्लास नहीं चल रहा है, अभी थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर वेट कर लो, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है गाइस, अब जिनकी क्लास थी वो भी आ गई, उनकी क्लास आपके डिस्कशन के बाद करवाते हैं, अभी शुरू होगा उनका क्लास। तो हम लोग यहाँ पे थे पार्टीशन हॉरर को डिपिक्ट करना। गदर मूवी भी तुमने देखा है, नोबेल का एग्जांपल पूछ रहे थे ना, क्या नाम है उनका फेमस जो थे, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखने वाले, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसलिए मैं बोलता हूं कि पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे तो वो कभी बेकार नहीं जाता है। खुशवंत सिंह,
ट्रेन टू पाकिस्तान, इस नोवेल का एग्जांपल दे सकते हो। और पार्टीशन हॉरर पे लिखने के लिए कंटेंट तो तुम्हारे पास सन्नी पाजी ने गदर मूवी में कम नहीं किया। विमेन का रोल डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे विमेन सबसे ज्यादा सफर कर रही थी, रेप हो रहा था विमेन के पास। अब जब पहले तो रेप हुआ, मर्डर हुआ, यहाँ दिल्ली के जब कैंप्स में आकर रह रही है, रिफ्यूजी कैंप में, वहाँ सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं थी और पुअर कंडीशन में रह रही है, बच्चों का लाइफ काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ सर, राइट। तो हम अलग अलग एंगल दिखा सकते हैं सोसाइटी में, बच्चों के लाइफ पे, वीमेन के लाइफ पे, एल्डरली पीपल के लाइफ पर। ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो लोग गुजरे, अपनी पूरी जमीन लाहौर में छोड़कर आकर फिर दिल्ली के शाहदरा में बस गए। कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। आप ऐसे एग्जांपल्स दीजिए, ऐसे एग्जांपल देकर डिस्कस करो, देखो कैसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। मंटू साहब ने भी लिखा है पार्टीशन हॉरर पे, राइट, जिनके शायरी फेमस है। पढ़ा करो तुम लोग शायरी, चन्ना मीडिया छोड़कर कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ा सुना करें ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भावेंद्र नाथ सैकिया टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग इन असम। अभी आजकल ये फिल्म काफी चल रही है ना, क्या नाम है, विदुर भाई। तो खैर विदुर भाई तो अभी रिसेंटली आई है। सौरभ सर आपके साथ डिस्कस करेंगे डॉक्टर सैकिया का क्या कंट्रीब्यूशन है फिल्म मेकिंग में। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो चाह रहा है कि एस्पिरेंट ना वो पीडीएफ रटना छोड़कर अपने चौगद्दे से सोचे, चौगद्दे से चौकन्ना रह के सोचे, अपनी नजर हर तरफ बनाए रखे, अपने सोसाइटी को सच में जाने, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को सच में जाने। जो शहादत हसन मंटो को भी याद रखे, खुशवंत सिंह को भी याद रखे, डॉक्टर सैकिया को भी याद रखे। सौरभ सर आपके साथ डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन अभी। With the next question पर आता है क्वेश्चन नंबर 8, with the dangers of global climate change becoming a reality, it is now time to replace the discourse of economic growth with that of conservation of nature। अभी मैंने तुमको वो स्लाइड दिखाया था ना, ये कि क्या गया वो स्लाइड, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वाला। ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। और ये क्वेश्चन देखो मैंने मेंस मैराथन में तुमको दिया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है मेंस मैराथन, जाके चेक करना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड विद द इंटेंशन ऑफ डेवलपमेंट बट मेक एन इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। डिस्कस द रोल ऑफ EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इन मिटिगेशन सच इंपैक्ट्स। वही चीज तो यहाँ पर आपसे यूपीएससी पूछ रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसका जो टॉल है, उसका जो इम्पैक्ट है, उससे नेचर को बचाने के लिए हमको कंजर्वेशन एफर्ट्स पे भी ध्यान देना है। क्या तुम एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करते हैं। और एग्री करके आंसर कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने तुमको सिखाया था, EIA का यूज करके लिखना। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जीएस पेपर 3 के लिए पढ़ते हैं, आज आंसर लिखने के लिए कहाँ यूज कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 में। यही इंटरकनेक्टेडनेस सीखना है, दैट थिंग इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, elements of dissent and protest were inherent in the preaching of various bhakti movement saints in the medieval India. Discuss with examples. भक्ति मूवमेंट सेंट्स के क्वेश्चंस तुम्हें कई बार करवाए हैं, मेंस से पहले भी कंटेंट एनरिचमेंट जो दिया था कि श्रीमंत शंकर देव, माधव देव के बारे में आप पढ़ के जाइए, भक्ति मूवमेंट सेंट है। ये तो नॉर्थ शिफ्ट से एग्जाम्पल तुमने निकाल लिया, कबीर के एग्जाम्पल निकाल सकते हो, रहीम के एग्जाम्पल निकाल सकते हो, जो बोलते थे कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं तो पूजू पहाड़, और अगर छत पे चढ़कर आवाज देने से, जोर आवाज देने से इस्लाम में अल्लाह सुनता है तो मैं तो छत पे चढ़ के आवाज लगाऊंगा, मैं किसी ऊंचे जगह पे चढ़ के आवाज लगाऊंगा, मेरा अल्लाह जल्दी सुन लेगा। ताना भी मारते थे, टॉन्ट भी मारते थे सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को, कुछ प्रैक्टिसेस को सही करने के लिए। इन्होंने सिखाया, चाहे वो श्रीमंत शंकर देव थे, चाहे गुरु नानक देव थे, कि सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस चल रही है उसके साथ हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंसेंट दिखाएं, आप डिसेंट भी दिखा सकते हैं, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आप सिखा सकते हैं। भक्ति मूवमेंट ने हमेशा सिखाया, भक्ति मूवमेंट सेंट ने, बीट शंकर देव, बीट माधव देव, बीट गुरु नानक देव, बीट कबीर, बीट चैतन्य महाप्रभु, बीट रहीम, इन सब ने ये सिखाया कि सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है ये गलत है, कोई कास्ट रिजिडिटी नहीं होती है, मेल फीमेल के बीच का डिफरेंस ये गलत है, किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप की ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी या किसी और ग्रुप की सुप्रीमेसी वो गलत है। अगर भगवान को पूजना है तो हम नाम जप के भगवान को पूजेंगे, इसलिए तो सत्र बनाया था श्रीमंत शंकर देव ने। हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन परंपरा शंकर देव की, माधव देव की, चैतन्य महाप्रभु की, मीराबाई की, सबकी। यही चीज यहाँ पर एग्जांपल देना था, कई बार तुम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इस स्लाइड में भी वही मेंशन था, भक्ति मूवमेंट सेंट्स के क्वेश्चन है।
राइट। सो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो लोग अगले साल मेंस देने जा रहे हो, याद रखना इसी तरह तैयारी करके एग्जामिनेशन निकलेगा। Am I right, sir? इसी तरह तैयारी करके एग्जामिनेशन निकलेगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अर्बन पुअर वीमेन एंड देयर रूरल काउंटर पार्ट्स? हाँ जी बताओ। अब ये चीज के लिए ना किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज के लिए आप ऑब्जर्व कीजिए। अभी एक रिसेंटली सर मूवी आई थी, बड़ी अच्छी थी। क्या थी वो, जिसमें एक जो न्यूली ब्राइड रहती है वो गुम हो जाती है, लापता लेडीज, है ना? लापता लेडीज मूवी में भी इस चीज को सर बड़े अच्छे से दिखाया है। लापता लेडीज मूवी की डायरेक्टर है किरण राव, आमिर खान की जो वाइफ थी वो है। उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया कि किस तरह से गांव से निकलने वाली एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, मोबाइल भी चलाना नहीं आता था, एक को आता था, उनके अलग चैलेंजेस थे। एक लड़की पढ़ी लिखी थी बट उसकी जबरदस्ती डोरी के लिए शादी करवाई जा रही है। एक लड़की जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, नाम भी नहीं आता अपने हस्बैंड का, वो गुम हो जाती है। किरण राव मुंबई में बैठकर ये मूवी बना रही है। तो उस मूवी में भी गाइस, आज जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया या जो लोग अभी एनालिसिस सुनोगे अगले साल एग्जामिनेशन के लिए, तुम्हारे पास तो ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। और सर मैं ये कह सकता हूँ कि लापता लेडीज सबने देखा था, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी, सबने। अच्छी मूवी है, आई वुड रिकमेंड इट टू वॉच। कम से कम ये प्रभास आदि पुरुष में आगे जो पाप करता है उससे तो बढ़िया ही है। तो अर्बन पुअर वीमेन एंड रूरल पुअर वीमेन जो है, या रूरल वीमेन जो है, उनके बीच के डिफरेंसेस हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है, इल्यूसिडेट योर व्यूज विथ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हम अपने नॉर्मल एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे अपने आसपास के सोसाइटी से, ऐसे नहीं सोसाइटी से। हम एग्जांपल्स देंगे जो हम उत्तर प्रदेश के सोसाइटीज में कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई करंट अफेयर्स का डिटेल एनालिसिस जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनालिसिस को अच्छे से सुनिए, सीखिए। आप लोग असम प्रहरी में जो करवा रहे हैं, प्रशांत सर जो करंट अफेयर्स एनालिसिस करवा रहे हैं, इनको डिटेल में वही देखना है, सीखना है। ऐसे एग्जांपल्स हमेशा मिलते हैं, क्लासेस में तो डिस्कस करते ही हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर फैक्टर्स contributing towards the selection of location for a manufacturing industry। ये क्वेश्चन तो शायद सर डायरेक्टली टेस्ट सीरीज का है, आपने दिया था, आप डिस्कस कर लीजिएगा ये वाला। ये सौरभ सर अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन? आप कर रहे हैं ये क्वेश्चन डिस्कस, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अभी कई बार इन्होंने टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, क्लास में गुवाहाटी पॉल्यूशन पे लेकर बहुत पढ़ा है। गुवाहाटी माइग्रेशन को लेकर भी इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मैंने दिया था कि किस तरह से गुवाहाटी सिटी में या आसाम में माइग्रेशन एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। ऑब्वियसली लोग गुवाहाटी सिटी में आएंगे, सबसे डेवलप्ड सिटी यही है पूरे नॉर्थ ईस्ट से। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हम अटेम्प्ट करेंगे, वैसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके वहां से सीखकर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेल इक्विप्ड टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ मेगा अर्थक्वेक। ये सर जीएस पेपर 3 में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हम उनको अर्थक्वेक से रिलेट करना सिखाते हैं या ज्योग्राफी में अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करके यहाँ पर इस आंसर को बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आप कवर कर रहे हो उसको, ठीक है, चलिए अच्छा, दोनों से सीखे ये लोग। ऐसे कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि सौरभ सर कब आएंगे, वो कब बताएंगे, तो जल्द मैं आपको हैंड ओवर करूंगा भाई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स? ये तो अभी मैं रिसेंटली अभी डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट के साथ। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहाँ दिया था इनको? मेंस मैराथन में दिया था, टेस्ट में दिया था। ये देखिए यहाँ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये मेंस मैराथन का पार्ट है। The rise of reform movements in modern India can be attributed to a complex blend of socio-political, economic and cultural factors. Analyze. क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, इसलिए इनको कहता हूँ कि YouTube पे जाके फालतू के वीडियोस देखने से अच्छा है ये जो हमारे क्वालिटी बेस्ड वीडियोस हैं। और अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं खुद से, सही बात है, इसलिए कह रहे हैं हम लोग। कुछ हमारे होंगे कॉम्पिटिटर्स स्पैमिंग फैलाने नीचे आ जाते हैं। ये बात शुरू में बोलनी चाहिए थी, बट अभी मैं बोल रहा हूँ, शुरू में कट करके डाल देंगे इसको कि भैया आप क्वालिटी चीजें दीजिए। देखिए कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। यही भक्ति मूवमेंट वाला पार्ट, यही तो क्वेश्चन आपसे कर रहा है यूपीएससी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला पार्ट कर रहा है आपसे यूपीएससी कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की कौन से दो ब्रॉड कैटेगरी थे। तो गाइस याद करो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के दो ब्रॉड कैटेगरी, एक रिफॉर्मिस्ट, एक रिवाइवलिस्ट। जैसे हमारे राजा राम मोहन राय जो समाज को, ये भी रिफॉर्म मूवमेंट ही चला रहे थे, बट मॉडर्न आइडियाज में, वेस्टर्न आइडियाज से इंस्पिरेशन लेकर चला रहे थे। दूसरी तरफ दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, जो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को रिवाइव कर रहे थे।
तो रिफॉर्मिस्ट रिवाइवलिस्ट नेचर का 2 हो गया। ऐसे एग्जांपल्स देके हमको ये आंसर लिखना है। एक और पार्ट क्या है, हाउ फार द वेस्टर्न इंपैक्ट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। यही तो हमें अभी हमने उस क्वेश्चन में मेंस मैराथन में किया है, हमेशा करते हैं कि किस तरह से वेस्ट का इंपैक्ट पड़ा, क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल था, इंग्लिश एजुकेशन का रोल था, वेस्टर्न लिटरेचर का रोल था। अब राजा राम मोहन रॉय को 10 से ज्यादा लैंग्वेज आती थी तो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा था उन्होंने, बाकी स्वामी विवेकानंद ने भी पढ़ा था, सबने पढ़ा था। तो कुछ ने उस वेस्टर्न लिटरेचर से इंस्पिरेशन लिया। स्वामी विवेकानंद ने बोला कि वेस्टर्न लिटरेचर से इंस्पिरेशन लेने के बढ़िया है कि भाई वेदों की ओर चलो। दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं वेदों की ओर चलो, स्वामी विवेकानंद उनको वेदांत फिलोसफी बता रहे हैं। यही एग्जांपल हमें यहाँ देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, although India has achieved substantial economic growth in recent times, its biggest challenge today is to bridge the widening gap between the rich and the poor। कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन में तुमको इकोनॉमिक्स अप्लाई करना है, सोसाइटी का पॉवर्टी का लेसन अप्लाई करना है, करंट में जो पढ़ते हो पॉवर्टी से रिलेटेड इंडेक्सेस पढ़ते हो कि इंडिया में जो मोर देन 50% रिसोर्स है, अराउंड 60%, वो इंडिया के 1% पॉपुलेशन के पास है। अभी अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी में जितना खर्च कर डाला, आई थिंक एक पूरे स्टेट में लोग साथ में शादी कर लें तो भी उतना खर्चा नहीं आएगा। तो काफी ज्यादा डिवीजन है, इकोनॉमिक डिवीजन है। हम करंट में ये चीजें पढ़ते हैं, वहां पे तो जोक के लिए पढ़ लेते कि अंबानी ने टैरिफ भी भरा दिया, जियो का शादी में खर्चे कर रहे हैं, बट सही में इसके जड़ पे जाना चाहिए। सो इकोनॉमिक, सोसाइटी, करंट अफेयर्स सबको एक साथ मिला के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट फिर भी जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एनालाइज दिस स्टेटमेंट एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दिस। तो सबसे पहले तो आप एनालाइज कीजिए कि आपको क्या क्या रीजंस दिखते हैं, और फिर मेजर सजेस्ट करने बोल रहा है, मतलब वे फॉरवर्ड पूछ रहे हैं कि अब बताइए क्या हम कर सकते हैं। अंबानी जी के आपको बेटा तो बचा नहीं तो एक मेजर सजेस्ट ये भी कर सकते थे, अगली शादी में कम खर्च करना। जोक सपाट गई, इसको यूज नहीं करना है, बाकी मेजर से यूज करेंगे। आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग दे देंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। आज बस हम एनालाइज कर रहे हैं कि अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। मॉडल आंसर्स भी सर हम लोग इन लोगों के साथ बाद में शेयर कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी? आई थिंक ये तो जीएस पेपर 1 का जो हमने पहला टेस्ट लिया था उसका ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं? ये पॉवर्टी हैज अ वुमेन फेस, डिस्कस द अबव मेड स्टेटमेंट इन इंडियन सोसाइटी। ये क्वेश्चन हमने जीएस पेपर 1 का जो पहला टेस्ट हुआ था स्मार्ट आईज फाउंडेशन मेंस के लिए, वहां का क्वेश्चन है। और डायरेक्ट वो क्वेश्चन आज देखो यहाँ पर आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन इन रिसेंट टाइम्स टू एड्रेस द इशू। अब स्टूडेंट, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या हिंट दे, इससे ज्यादा क्या समझाए कि आपके लिए सही डिसीजन कहाँ पढ़ना, किनसे गाइडेंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉइल इकोसिस्टम? सर आप इसे कवर कर लीजिएगा, मैं अब आपको हैंड ओवर करूंगा। कुछ और क्वेश्चंस बाकी नीचे देख लें, हिस्ट्री से है क्या। जैसे ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंटेग्रिटी, क्रिटिकली एनालाइज विद सुटेबल एग्जांपल्स। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जिसका एग्जांपल हमको सामवेद से मिलता है, सबसे एंशिएंट एग्जांपल सामवेद, सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। आप वहां से एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरह राग ध्रुपद जो कि सामवेद में मेंशन था, ये सब फाउंडेशन के क्लासेस में होता है सर, हम लोग सब करते हैं। आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे, वहां भी करेंगे फिर से। तो जो लोग अगले साल एग्जाम देने वाले हो एकदम बेफिक्र रहो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हो ना, फाउंडेशन बैच वाले पढ़ेंगे, तुम देखना, तुम तो पढ़ेंगे हो यहाँ पे ध्रुपद, राग ध्रुपद के बारे में। राग ध्रुपद जो सामवेद में मेंशन था, तानसेन अकबर के टाइम में भी उसे राग ध्रुपद को गा रहे हैं, राग दीपक को गा रहे हैं। वो सलमान खान की मूवी में है कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, आई थिंक वो गलत था। जब तानसेन राग दीपक गाते थे तो दिए जल उठते थे। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। राग ध्रुपद हम सामवेद से उठा सकते हैं और तानसेन का एग्जांपल अकबर के टाइम में दे सकते हैं। हम एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इवन शंकर देव और माधव देव ने भी यूज किया था संकीर्तन परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु ने यूज किया था संकीर्तन में, मीराबाई ने यूज किया था। ये क्या कर रहे थे सोसाइटी को, ये तो अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व भी कर रहे थे, आगे प्रमोट कर रहे थे, राइट। दिस वाज द वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Evaluate the major policies of the government of independent India relating to the integration of the tribals in the process of consolidation of India as a nation. Guys, post independence history से APSC क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए अब हम लोग क्लासेस में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद जरूर से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को तुम कैसे कर सकते हो, अगर थोड़ा नया लगे तुम्हारे लिए
तो मैंने क्या बताया था कि आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या बोला है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस के बाद जब कंसोलिडेशन हो रहा था, जैसे सरदार पटेल को हम बुलाते कि आयरन मैन थे, कंसोलिडेशन कर रहे थे, तो प्रिंसली स्टेट का तो कंसोलिडेशन किया ही, कई ऐसे ट्राइबल रीजन्स भी थे जिनका कंसोलिडेशन जरूरी था, जैसे नागालैंड हमारा। ऐसे ट्राइबल रीजन के कंसोलिडेशन करने के लिए भी सरदार पटेल ने वही मेजर्स अडॉप्ट किए। कुछ नए मेजर्स भी अडॉप्ट किए कि अपने ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को ये बोला कि आप जाके उस ट्राइबल सोसाइटी के साथ एसिमिलेट हो जाओ। आप उसको ये मत फील करवाओ कि हम तो बाबू हैं। ये बाबू कल्चर सच में खराब है सर, हम नहीं चाहते हमारे स्टूडेंट बाबू बने, है ना। आप जाके आप उन ट्राइबल सोसाइटी के साथ एसिमिलेट होइए, देखिए कैसे नहीं वो अपने आप को इंडिया का पार्ट कंसिडर करेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल से लेके हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्लासेस में इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेलुएट द रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द पुराण्स इन इंडिया। अब देखिए जनरली क्वेश्चन जो है वो वेद पे पूछे जाते थे, उपनिषद पे पूछे जाते थे। इस बार यूपीएससी ने बोला कि बेटा हम पुराण पे पूछेंगे। बहुत तुम लोगों ने देखी अपरिचित मूवी गरुड़ पुराण की कहानी, अब जरा तुम हमको पुराण का सिग्निफिकेंस बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हम ऐसे स्टार्ट करेंगे दैट पुराण्स आर रिलेटेड टू द एंशिएंट स्टोरीज of different gods and goddess present in Hindu society, early Hindu society. These are the literature of later Vedic period. और अगर एक हिंट हो तो सर, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर जब मैं डिस्कस कर रहा था, इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में पुराण से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर, कि उपनिषद केम लेटर टू पुराण और अर्ली टू पुराण। मैंने तब भी बोला था कि हिंट देखा करो, देखिए आज वो हिंट काम आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये लेटर वैदिक पीरियड का लिटरेचर है, पौराणिक है, पुरानी कथाएं हैं, मतलब एंशिएंट स्टोरीज है रिलेटेड टू गॉडेस विष्णु, विष्णु पुराण में गॉडेस शिव, शिव पुराण में गॉड विष्णु, सॉरी विष्णु पुराण गॉड शिव, शिव पुराण गॉडेस काली, काली पुराण, गरुड़ पुराण की किस तरह से लाइफ में आप जो भी कर्म करते हो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सोसाइटी को एक मैसेज भी दे रहा है, विमेन का इंपॉर्टेंस भी बता रहा है, एक जो नया फेथ डेवलप हुआ सनातन परंपरा हिंदू धर्म, उसका इंपॉर्टेंस बता रहा है। इस तरह करके हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओवरऑल आज का जो पेपर था, एसए का पेपर और जीएस1 का पेपर, अगर आप अपने दिमाग को काम रखते हो, क्लासेस अच्छे से करते हो, चाहे वो क्लास फाउंडेशन का हो, अचीवर्स बैच का हो, क्रैश कोर्स का हो, अगर आपको हम यूट्यूब पे मेंस मैराथन करवा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करवा रहे हैं, आसाम प्रहरी या जो भी दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसको केयरफुली देख रहे हो, टेस्ट सीरीज को सिंसियरली अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपका सिलेक्शन। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि कल का पेपर और परसों जो लास्ट पेपर 4 और 5 है वो भी आपका अच्छा जाए। हम लोग कल भी आपके लिए इसी तरह से एनालिसिस करेंगे और बाद में मॉडल आंसर भी आपके लिए रिलीज करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ सौरभ सर को, वो आपके साथ रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।